हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 13 साउंड। पिछली दो वीडियोस में हमने इसके पहले के पोर्शंस को कवर किया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक 13.5 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। लेट अस स्टार्ट। वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज वाइब्रेशन। मतलब इससे पहले हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट के टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन बोलते हैं। सेम इसी मोशन को ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोलते हैं। दैट मीन्स अगर आपको आएगा डेफिनेशन ऑक्सीलेटरी मोशन का तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन। और अगर वाइब्रेशन का डेफिनेशन आता है तो उसमें भी आप सेम लिख सकते हैं द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज वाइब्रेशन। अब आगे देखते हैं। You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period। यानी कि पहले हमने ऑक्सीलेटरी मोशन और उसके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन क्योंकि पिछले क्लास का पढ़ा हुआ तो थोड़ा बहुत तो मेमोरी से उतर ही जाता है, तो अब फिर से हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। यानी कि एक सेकेंड में पर सेकेंड कितना ऑक्सीलेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ऑक्सीलेशन क्या था अब यहाँ पे? टू एंड फ्रो मोशन। लाइक आपने एक पेंडुलम लिया है, उसको ऐसे आप हैंग किए हैं। अगर आप इसको एक बार ऐसे खींच करके छोड़ देते हैं तो फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर वो वापस यहाँ आएगा। तो ये जो पूरा एक हुआ ना, आगे से वहाँ तक जाना और फिर वापस यहाँ आना, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेशन। तो एक सेकेंड में वो कितने बार ऑक्सीलेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया होगा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको हर्ट्ज़ में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस को हम लोग मीटर या किलोमीटर में डिनोट कर देते हैं, टाइम को आवर, मिनट, सेकेंड में, सेम वैसे ही फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल होता है HZ। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज़ इज़ 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। अगर 1 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकेंड में वो एक बार ऑक्सीलेट होता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में 20 टाइम ऑक्सीलेट हो रहा है तब उसको क्या बोलेंगे? उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 20 हर्ट्ज़। आगे देखते हैं। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम। हाउ इज़ इट पॉसिबल? काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि जो साउंड हमने पहले भी बहुत बार सुन रखा है, फेमिलियर मतलब हमारे पहचान का है, ऐसे साउंड्स को हम लोग तुरंत पहचान लेते हैं, बिना ऑब्जेक्ट को देखे ही हम लोग पहचान जाते हैं कि ये साउंड है किस चीज़ का। These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought that what factors make them different? तो ये जो साउंड है, क्या आपने कभी भी सोचा है कि वो क्या चीज़ें हैं जो साउंड को एक दूसरे से अलग बनाती है? तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। ये दो टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड के लिए। कौन कौन से टर्म्स? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड। किसी भी साउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज। यानी कि किसी भी साउंड को आप उसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। उसके बारे में दिया है नेक्स्ट टॉपिक, लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस एंड पिच के बारे में क्या लिखा है उसके लिए आपको एक्टिविटी 13.11 देखना पड़ेगा। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? एक मेटालिक टम्बलर लेना है और एक टेबल स्पून लेना है। पहले तो आपको उस टेबल स्पून के हेल्प से उस मेटालिक टम्बलर के ब्रिम को, मतलब उसके एजेस को धीरे से एकदम स्ट्राइक करना है। उसको धीरे से स्ट्राइक करने के बाद में आपको साउंड प्रोड्यूस होगा, कोई एक साउंड आपको सुनाई देगा, उसको आप सुने। उसके जस्ट बाद आपको एक स्पून लेकर के उस टम्बलर को इस बार हार्डली बीट करना है, और जब आप उसको थोड़ा ज़ोर से बीट करेंगे तब इस बार थोड़ा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। अब एक थर्मोकॉल लेना है आपको, थर्मोकॉल बॉल, और उसको एक स्ट्रिंग से टाई कर देना है, और उसके बाद अभी जैसे आपने इसको बीट किया तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। हमने मतलब पहले इसी चैप्टर में पढ़ा है ना कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग बीट करते हैं तो वो वाइब्रेट होने लगता है, और इसी वाइब्रेशन की वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जब हमने इस टम्बलर को अभी हार्डली बीट किया है तो ये वाइब्रेट कर रहा होगा। तो जब हम लोग एक थर्माकोल बॉल को एक स्ट्रिंग से टाई करके उसको फ्रीली हैंग करके इस टम्बलर के पास में लेकर के आएंगे तो उसके बाद क्या होगा? तो जो ये वाइब्रेटिंग टम्बलर है
वो उस बॉल को क्या करेगा, थर्मोकॉल बॉल को डिस्प्लेस कर देगा। और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज़ मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर, यानी कि वो टम्बलर कितने ज़ोर से वाइब्रेट हो रहा है, उस वाइब्रेशन को मेजर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वो बॉल डिस्प्लेस हुआ, दैट मीन्स वो जो टम्बलर है वो उतने ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन अ लिटिल हार्डर। कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन 2 केसेस, इन विच केस इज़ द एम्पलीट्यूड लार्जर। अब आपको क्या करना है, एक बार जेंटली स्ट्राइक करना है और एक बार हार्डली स्ट्राइक करना है, और दोनों ही टाइम में आपको उस थर्मोकॉल बॉल की हेल्प से मेजर करना है कि किस टाइम पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा है। तो जब हम लोग इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे ना, तो ऑब्वियसली जो लाउड साउंड था, मतलब जब आपने ज़ोर से बीट किया था तो उस समय जो साउंड प्रोड्यूस हुआ था ना, उस समय जो थर्मोकॉल बॉल है वो थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट होगा। दैट मीन्स जो हाई साउंड होता है उसका एम्पलीट्यूड लो साउंड से ज़्यादा होता है। अब देखते हैं लाउडनेस। Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound, यानी कि जो भी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो भी एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर जो होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू द लाउडनेस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी चीज़ का जो एम्पलीट्यूड है वो ट्वाइस हो जाता है, तब उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सॉरी तब उसके लाउडनेस को क्या होगा, तो उसका जो लाउडनेस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसका लाउडनेस क्या था, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और स्क्वायर है दैट मीन्स अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो गया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसलिए लाउडनेस कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 4। अब जैसे कि हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूनिट देखे थे, हर्ट्स में था, सेम वैसे ही लाउडनेस का जो यूनिट है वो यहाँ पे दिया हुआ है डेसिबल, जिसको कि डीबी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख सकते हैं, कुछ डाटा वगैरह दिए हुए हैं इसमें, जो लाउडनेस है साउंड का उसके बारे में। जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग जो है उसका लाउडनेस होता है 10 डेसिबल। अब सॉफ्ट विस्पर एट 5 mm, मतलब कि बहुत स्लो वैसे नहीं, वो जो फुसफुसाना बोलते हैं वैसे करके बात कर रहे हैं, वो होता है, तो उसका जो यहाँ पे साउंड लाउडनेस दिया हुआ है वो है 30 डेसिबल। इसके बाद जो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं उसका लाउडनेस होता है 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक का लाउडनेस होता है 70 डेसिबल, और एवरेज फैक्ट्रीज़ में लाउडनेस होती है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल के ऊपर जो भी साउंड होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं नॉइस, क्योंकि वो फिज़िकली पेनफुल होता है। फिज़िकली पेनफुल मतलब उसको सुन करके आपको प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉइस। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। अब इससे पहले भी हम लोग देखें कि जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज़ लाउड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज़ स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस इज़ फीबल। अब कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट, इज़ देयर एनी डिफरेंस? ऑब्वियसली होगा ना, किसी बेबी के साउंड में और एडल्ट के साउंड में। इवन इफ़ 2 साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे, और अगर 2 साउंड इक्वल लाउडनेस के हैं तब पर से भी दोनों में ही कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। लेट अस सी हाउ। आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। सोचते हो? द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करता है, या क्या चीज़ फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी साउंड का पिच। श्रिलनेस के नाम से आप लोग कम सुने होंगे, लेकिन पिच के नाम से आप लोग सुने होंगे, तो साउंड का पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से हम लोग निकाल सकते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर वी से दैट द साउंड इज़ श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच, यानी कि अगर जो वाइब्रेशन है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो साउंड कैसा है, श्रिल है, यानी कि उसका पिच हाई है। और अगर जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन का वो लो है तो हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड जो है उसका पिच लो है, या फिर उसका श्रिलनेस क्या है, कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो एक ड्रम है वो लो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है, इसलिए वो क्या करता है, देयर फॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड। वहीं दूसरे हाथ में जब हम लोग कोई विसल ब्लो करते हैं तो वो हाई फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए उसका जो साउंड है वो भी कैसा आता है, हाई पिच का। अ बर्ड मेक्स हाई पिच्ड साउंड वेयर एज अ लायन मेक्स लो पिच्ड साउंड। एक जो बर्ड होती है वो कैसी, स्टिलनेस और पिच की क्या बात हो रही है, जो एकदम वो
एकदम शार्प साउंड आता है ना ऐसे बर्ड्स का, और लायन का कैसा होता है, तो उन दोनों को कंपेयर करके देखोगे माइंड में तो समझ में आएगा। तो जो बर्ड्स हैं वो हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस करती हैं, वहीं पे जो लायंस हैं वो लो पिच्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर द रोर ऑफ लायन इज़ वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ बर्ड इज़ क्वाइट फीबल। जबकि दोनों चीज़ में कितना डिफरेंस है ना, कि जो लायन है वो जब रोर करता है तो वो साउंड बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, बहुत लाउड होता है, लेकिन फिर भी उसका जो पिच है वो कैसा है, लो है। और वहीं जो बर्ड्स हैं वो लोग जब चॉपिंग करती हैं तो वहाँ पे जो उनका वॉइस जो आता है वो हाई पिच्ड का है, लेकिन उसका जो लाउडनेस है वो क्वाइट फीबल होता है, बहुत लो होता है। नाउ एवरी डे you hear the voice of children and adults. Do you find any difference in their voices? Can you say that the frequency of voice of a child is higher than that of adult? Usually, the voice of woman has a higher frequency than that of man. तो हम लोग पर डे एडल्ट्स और चिल्ड्रन की वॉइस सुनते ही रहते हैं, तो क्या आप बोल सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है उनका जो वॉइस है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो एडल्ट से ज़्यादा है? और यस ऑब्वियसली होगा। यूजुअली क्या है कि वुमेंस का जो वॉइस होता है ना उसका फ्रीक्वेंसी मेन के वॉइस से ज़्यादा होता है, तो चिल्ड्रन का वॉइस तो और ज़्यादा शार्प है तो उसका भी होगा ना। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है टॉपिक 13.6 ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड क्या होता है? तो ऑडिबल मीन्स हो जाएगा वो साउंड जो हमको सुनाई देता है, और इनऑडिबल मीन्स वो साउंड जो हमें सुनाई नहीं देता है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो कुछ साउंड है जो फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है ना, कि अगर किसी भी साउंड का फ्रीक्वेंसी, कोई भी साउंड है वो 20 टाइम वाइब्रेट कर रहा है पर सेकेंड, यानी कि अगर 20 हर्ट्स होगा उसका फ्रीक्वेंसी, तो अगर 20 हर्ट्स है फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्स मिनिमम या मैक्सिमम 20,000 हर्ट्स, 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि 20K हर्ट्स, 20K हर्ट्स लिखा है ना, मतलब 20,000 हर्ट्स। तो वो साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स के बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड। और वहीं वो साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर होगा, 20,000 हर्ट्स के अबव चला जाएगा, तब उसको बोलेंगे इनऑडिबल साउंड। तो अगर डेफिनेशन आएगा ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड का, तो आप क्या लिख सकते हैं? द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्स एंड 20,000 हर्ट्स are known as audible sounds, while the sounds having frequencies above 20,000 Hz are called inaudible sounds. आगे देखते हैं। Some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 Hz. Dogs have this ability. The police use high frequency whistles which dogs can hear but humans cannot. यानी कि जो कुछ एनिमल्स होती हैं जो कि हायर फ्रीक्वेंसी के साउंड्स को, मतलब ऐसे साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से अबव है उनको भी सुन पाते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए पुलिस जब विसल्स यूज़ करती है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली करती है जिसको कि डॉग सुन सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को वो सुनाई नहीं देगा। उसके बाद द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्स। और जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना जब ब्रेन का टेस्टिंग करना होता है, हेड में अगर कभी कोई चोट आ गया आपको सर पे, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये सब उस समय जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, जो अल्ट्रासाउंड यूज़ हो रहा है, वो साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? अबव 20,000 हर्ट्स, जो कि मेडिकल प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करने में काम आ जाता है। तो वो फ्रीक्वेंसी इतना हाई है कि ह्यूमन बींग्स को सुनाई नहीं देता है, लेकिन उससे बाकी उसको यूज़ कर लेते हैं एज ए इक्विपमेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 13.7 नॉइस एंड म्यूज़िक। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, इसलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। हमें अपने आसपास में बहुत सारे टाइप के साउंड सुनाई देते हैं। उनमें से कुछ साउंड कैसे होते हैं? प्लीजिंग, अच्छा लगता है, और वहीं कुछ साउंड जो डिस्कम्फर्ट देते हैं हम लोग को। सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू ईयर वेयर सम आर नॉट। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आसपास में कहीं पे, तो वो जो दिन भर साउंड आता रहेगा तो वो कितना ख़राब लगेगा। सेम वैसे ही अगर हॉर्न का, बस का हॉर्न है, ट्रक का हॉर्न है, दिन भर सुनाई देता रहेगा तो वो कितना ज़्यादा आपको बेकार लगता है। तो सच अनप्लेसेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। ऐसे साउंड जो कि आपको ट्रबल करते हैं, आपको पसंद नहीं आते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइस। इन अ क्लासरूम इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग टुगेदर व्हाट वुड दैट साउंड प्रोड्यूस्ड बी कॉल्ड। तो अगर किसी क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोलने लगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली नॉइस ना।
ऑन द अदर हैंड यू एन्जॉय सम साउंड्स फ्रॉम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको आप एंजॉय करते हैं, जैसे कि हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, फ्लूट, सितार, गिटार, कुछ भी। तो ये सारे जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हमको अच्छे लगते हैं। तो म्यूज़िकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर। म्यूज़िकल साउंड is the one which is pleasing to the ear. Sound produced by a harmonium is a musical sound. Example भी दे दिया है. The string of a sitar also gives out a musical sound. But if the musical sound becomes too loud, would it remain melodious? अब अगर ये जो म्यूज़िकल साउंड है वो भी बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाए तो क्या वो भी अच्छे लगेंगे सुनने में? तो नहीं। कोई भी साउंड जब वो आपके ईयर्स के लिए अनप्लेजेंट हो जाता है ना, तब उसको हम लोग नॉइज़ के ही रेंज में लेंगे। तो अब देखते हैं नॉइज़ टॉपिक आया है तो नॉइज़ पोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो 13.8 नॉइज़ पोल्यूशन। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग को पता है, जो अनवांटेड गैसेस अगर प्रेजेंट होते हैं एयर में जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। वैसे ही अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ अनवांटेड साउंड अगर प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन। तो क्या आप नॉइज़ पोल्यूशन की कुछ चीज़ों को लिस्ट बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं ना। नॉइज़ पोल्यूशन जैसे कि व्हीकल्स का हॉर्न अगर एक साथ बहुत सारा हो रहा हो, एक्सप्लोजिव्स जो जैसे फेस्टिवल्स वगैरह में बर्स्ट करते हैं तो वो एक्सप्लोजन जो हो रहे हैं, क्रैकर का जो आवाज़ है, मशीन्स है, लाउड स्पीकर है, ये सारे साउंड्स कैसे होते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करते हैं। और क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है नॉइज़ पोल्यूशन के लिए? तो वो है टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर रेडियो जो कि हाई वॉल्यूम्स पे चल रहा हो, या फिर किचन के कुछ अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स और एयर कंडीशनर। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, नॉइज़ पोल्यूशन की तरफ इनका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। अब है व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन से हमारी बॉडी को क्या क्या हार्म पहुंच सकता है। तो उसमें आप देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होगा ना तो वहाँ पे इंसान ठीक से सो नहीं पाता है, तो पहला प्रॉब्लम हो जाएगा लैक ऑफ स्लीप। उसके बाद बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हाइपरटेंशन भी हो जाता है, मतलब बीपी जो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, वो हाई हो जाता है। उसके अलावा है एंग्जायटी और बहुत ही सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स जो है जो वो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हो जाते हैं। अ पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ हियरिंग, यानी कि अगर किसी पर्सन को कंटिन्यूसली लाउड साउंड एकदम सुनाया जाए ना तो उसको टेम्परेरीली उसके सुनने का पावर ख़त्म हो सकता है या फिर परमानेंटली भी डैमेज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है मेजर टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए है पहला चीज़ साइलेंसिंग डिवाइसेस, यानी कि जो भी डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना उनमें साइलेंसर लगा सकते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स है या होम अप्लायंसेस हैं, इन सब में साइलेंसर्स का यूज़ हो सकता है। उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, तो जो भी नॉइसी ऑपरेशंस है ना वो सारे को रेसिडेंशियल एरियाज़ में कंडक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबको ऐसे एरियाज से जहाँ पे लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज़ मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उस जगहों से नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा दूर बनाना चाहिए। जो ऑटोमोबाइल में जो हॉर्न यूज़ होता है उसका यूज़ जो है वो मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम जो है वो लो वॉल्यूम पे रन करना चाहिए और ट्रीज़ लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रोड और बिल्डिंग जो भी है उसके आसपास में ट्रीज़ को लगाना चाहिए और इससे जो है नॉइज़ पोल्यूशन जो क्या होगा उसका जो हार्म है वो कम हो जाएगा। नाउ ये चैप्टर इसी के साथ में कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर प्लस उसका नोट्स आपको दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।